बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पब्लिक, सुबह बखैर। मैं हूँ रुक़मा इरफान मलिक और मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुर्रऊफ़ साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, और आप सबको भी सलाम, इस उम्मीद के साथ कि आप सब खैरियत से होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे। बिल्कुल। मौसम नहीं आज नहीं औसम, मौसम औसम नहीं है, शायद इस्लामाबाद का हो, सो हम हरमीत से ही जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम हरमीत, कैसे हैं आप और कैसा है शहर इक़्तिदार का मौसम? यहाँ पर तो बहुत शदीद गर्मी है भाई। हरमीत को शायद अभी आवाज़ नहीं गई हमारी। हरमीत तो अभी थोड़ी देर में ऑन बोर्ड हो जाएंगे हमारे साथ जब आवाज़ जाएगी। तो इतनी देर में हम ये करते हैं, जल्दी से रन डाउन कर लेते हैं अपना। बिल्कुल। आज तो बहुत कुछ स्टोरीज वगैरह हैं आपके पास, बहुत सारी आज की स्टोरीज हैं। हरमीत से थोड़ा सा हरमीत, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। ठीक है, पहुंच रही है आप दोनों तक? बिल्कुल, अब आवाज़ आ रही है। बताएं कैसे मिजाज हैं आपके और कैसा है शहर इक़्तिदार का मौसम भाई? मैं बिल्कुल ठीक। मौसम की बात आपने की तो खूबसूरत है मौसम यहाँ का, क्योंकि सुबह भी बड़ी प्यारी होती है यहाँ की, और खास कर बात करें तो शाम के वक्त तो ऐसा लगता है कि भैया सर्दियाँ लौट आ रही हैं, बल्कि सर्दियाँ आ रही हैं, वो आमद है उसकी। तो मौसम काफ़ी बदल चुका है। मतलब आप ऐसा लगता है कि अगर आप धूप में भी हल्का फुल्का बाहर जाएं तो उसी तरह गर्मी फील नहीं होती। तो बेहतरी हो गई है भैया। ठीक। आपके शहर इक़्तिदार में आज नायब वज़ीर ख़ारिजा आ रही हैं अमेरिका की। देखें क्या तब्दीलियाँ आती हैं। बहुत अरसे बाद किसी इस हाई लेवल के ऊपर किसी डिप्लोमेट का दौरा हो रहा है पाकिस्तान का, तो इस बारे में हम बात करेंगे भी थोड़ी देर में। अभी डेली डोज में इसको डिस्कस करते हैं। पहले हम अपनी जरा रन डाउन की तरफ चले जाएं। बिल्कुल, सबसे पहले पब्लिक का डेली डोज होगा, बाद हम गुफ्तगू करेंगे। चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत में तोसी कर दी गई है। इस हवाले से गुज़श्ता रोज़ सदर मुमलिकत ने ऑर्डिनेंस भी जारी किया, इसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर एक डिफरेंट किस्म की स्टोरी आज हमारे पास है। बचत का एक नया अंदाज, गली मोहल्लों की रिवायती कमेटी ने डिजिटल कमेटी की शक्ल इख्तियार कर ली है। इस हवाले से डिटेल्स क्या है, डिजिटल कमेटी क्या है, आगे चलकर शो में आपसे तफसीलन इससे डिस्कस करेंगे। फिर काफ़ी रोज़ से हम देख रहे हैं, और ट्विटर जो लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं उनको भी पता होगा कि ट्विटर पर एक हैश टैग जो है वो टॉप ट्रेंडिंग में है। शाहरुख खान और आर्यन खान और वी स्टैंड विद SRK, इस तरह के जो हैश टैग्स हैं वो बहुत ज़्यादा टॉप ट्रेंडिंग में हैं। और इस हवाले से डिटेल्स ये हैं कि शाहरुख खान के जो बेटे आर्यन खान हैं उनको नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने गिरफ्तार किया। मनशियात का उन पर इल्ज़ाम है, मनशियात रखी भी, मनशियात को बेचा भी, मनशियात इस्तेमाल भी की। इस मामले की तफसीलात, और फिर आर्यन खान ने दौरान तफ्तीश कुछ हैरत अंगेज़ इंकशाफात भी किए हैं। तफसीलन आपके साथ शो में डिस्कस करेंगे। और आखिर में एक सियाहती पैकेज भी आपको दिखाएंगे, क्योंकि आपको जैसे पता है हम पब्लिक न्यूज़ के इस प्लेटफॉर्म से टूरिज़्म को बहुत प्रमोट करते हैं, पाकिस्तान के टूरिस्ट स्पॉट्स को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं। सो इस पर भी हम तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले जनाब पब्लिक का डेली डोज, और अफसोसनाक खबर हमारे पास। सबसे पहले डेली डोज में आज सुबह बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए। इस ज़लज़ले की जो शिद्दत थी वो 5.9 रिकॉर्ड की गई, जबकि ज़लज़ले का मरकज़ हरनाई से 15 किलोमीटर दूर का एक इलाका बताया जा रहा है। और ज़लज़ला इतना शदीद था कि कई इमारतें, कई घर मुनहदम हो गए, 20 अफराद जाँ बहक हो गए जो अब तक की रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक। और इसके साथ साथ 300 के करीब अफराद जख्मी हुए हैं। बहुत से लोग अभी भी मलबे तले दबे हुए हैं, और इमदादी कार्रवाइयों का आगाज़ तो किया जा चुका है। इसके साथ साथ कोयटा से हैवी मशीनरी और रेस्क्यू टीमों को रवाना कर दिया गया है, जहां पर भी ये ज़लज़ले आए हैं दूर दराज बलूचिस्तान के इलाकों में। और कोशिश की जा रही है कि जल्द अज जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाए यहाँ पर, और मलबे तले दबे अफराद को फौरी तौर पर निकाला जाए। इसके साथ साथ लोगों को हेलीकॉप्टर की मदद से भी महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। सो बहुत अफसोसनाक खबर है, और हमारी इस वक्त दुआ यही है कि अल्लाह करे कम से कम जानी नुकसान हो और कम से कम माली नुकसान हो। जी, ज़ियाउल्लाह लांगो जो वज़ीर दाखिला है उन्होंने बताया, जैसे कि और रोमा भी अभी कह रही थी कि बहुत से लोग अभी भी मलबे तले दबे हुए हैं। अल्लाह करे कि वो उनकी शहादत ना हो, वो मारे ना जाए, वो बच जाएँ। लेकिन ज़लज़ले की शिद्दत काफ़ी ज़्यादा थी। 5.9 रेक्टर स्केल के ऊपर जिस तरह से बताया गया कि वो ज़लज़ला ये आया। इंतहाई अफसोसनाक ख़बर है हमारे पास, और वो ये है कि अर्ली मॉर्निंग तकरीबन 3:20 पे लेट नाइट या अर्ली मॉर्निंग जिसको आप कह लें, उस वक्त ये ज़लज़ला आया है। और
इससे हरनाई का इलाका ख़ास तौर पे बहुत बुरी तरह चमन मुतासिर है, हुआ सिब्बी चमन है, है, सिब्बी है, बहुत ज़्यादा पशीन है, इलाके मेरे ख्याल हैं, में हाँ। पशीन का इलाका है। बलूचिस्तान के काफ़ी इलाके जो हैं वहाँ पे जल्जला ही आया है। तो बलूचिस्तान की सरजमीन को किसी ज़माने में जल्जलों की सरजमीन कहा जाता था। ठीक। बहुत बड़े बड़े जल्जले यहाँ पे आए हुए हैं। तो इस दफ़ा उतना बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी जिस तरह की इलाके हैं वहाँ पे मकानात बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं होते, तो वो उसकी वजह से ये शिद्दत भी वो बर्दाश्त नहीं कर पाए। हरमीत का रुख कर लें ज़रा। जी हरमीत। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया, बल्कि बहुत ही अफसोसनाक खबर है जो सुबह सुबह आपने भी शेयर की और हमने जब देखा तो तकलीफ दुख इसलिए हुआ क्योंकि हमने 2005 का जो जल्जला था या उसके बाद जो जल्जले आया, तो वो जो लोगों को हमने देखा कि जिस तरह इमारतें गिरी, लोग उनके नीचे दबे, तो कई लाशें जो है हमने अपने कंधों पे उठाई। तो ये जाहिर बात है, ऐसे तकलीफ दे मराहल या ये जो मनाजिर जब बंदा देखता है तो तकलीफ तो होती है। लेकिन हाँ, सद ने जिस तरह बात की उस आपने, तो वहाँ पे ज़्यादातर हम देखते हैं कि आबादियों के लिहाज से, अगर मैं इस एरिया में गया भी हूँ मुख्तलिफ इलाकों में बलूचिस्तान के, तो ज़्यादा कच्ची आबादियाँ हैं और उसके गिरने का जो खदशा है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो यही वजूहत भी जो है वो सबब बन जाती हैं फिर अमवात की। लेकिन हम दुआ कर सकते हैं अल्लाह ताला हमें इस किस्म के जो ये मामलात आते हैं, इस किस्म की जो मुसीबतें आती हैं उससे हमें बचाए। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें बलूचिस्तान के जितने भी वफात पा चुके हैं, अल्लाह उनकी बख्शिश करे और जो लवाकिन है हमारी हमदर्दी उनके साथ है। बिल्कुल ठीक जनाब। अभी हम अगली स्टोरी की तरफ आएंगे। अगली स्टोरी आज हमारे पास ये है कि बहुत अरसे बाद, जिस तरह से रऊफ साहब भी जिक्र कर रहे थे, कोई डिप्लोमेट पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा, हाई लेवल डिप्लोमेट, बिल्कुल, अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा 7 रुकनी वफ़द के हमरा आज पाकिस्तान के दौरे पर पहुँच रही हैं और ऑब्वियसली अफ़गानिस्तान की जो मौजूदा सिचुएशन है उसको डिस्कस करने के लिए ये दौरा जो है वो किया जा रहा है। बट इस दौरे के हवाले से ये कहा जा रहा है कि इस डेलीगेशन की किसी भी किस्म की कोई जिस्मानी तलाशी नहीं ली जाएगी और साथ ही साथ वफ़द की तस्वीर ना बनाने की हिदायत भी जारी की गई हैं और इनका PCR टेस्ट भी नहीं होगा। रऊफ साहब, ज़रा इसकी डिटेल्स आप मेरे ख्याल में बेहतर अंदाज से ऑब्वियसली शेयर कर सकते हैं, तो आप बताएं। वो हमारे पास इंतजामात नहीं है उस तरह के, लेकिन खैर वहाँ पे जितने भी लोग आ रहे हैं वो चूँकि अपने पास यानी अमेरिका में जितने भी लोग हैं वो वैक्सीनेटेड है, बल्कि उनको बूस्टर डोज भी लग गई हुई है, तो वो हो गया। वह हमारे यहाँ जब आने वाले कोई होते हैं तो उनका वैसे ही तलाशी नहीं ली जाती, जाते हुए होती है तलाशी हमारे। लेकिन अमेरिकन एयरपोर्ट्स के ऊपर जाते हुए जब मारे जाते हैं तो उनको वही सर से पाँव तक तलाशी ली जाती है, उससे पूछताछ की जाती है। लेकिन आप प्रोटोकॉल की बात थोड़ी सी कर लें सर। वायसराय जितना प्रोटोकॉल जो है वो सेक्रेटरी को मिल रहा है, स्टेट की जो सेक्रेटरीज आ रही हैं, अगर हम भारत की बात करें तो वहाँ पे इस किस्म का प्रोटोकॉल जो हमने कभी नहीं देखा, बल्कि इसी लेवल का जाके वो रिसीव करता है। बट एनी हाउ मामलात हैं, तय होनी चाहिए, क्योंकि अफगानिस्तान का एक इशू है सर पे आ पड़ा है, तो उसके मामलात ऑलरेडी तय होने, तो इसके लिए जो है नई पेशरफ्त होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा क्या, क्योंकि हिंदुस्तान का दौरा जो है वो पहले हिंदुस्तान का दौरा किया, फिर वो पाकिस्तान आ रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि हिंदुस्तान में क्या मामला तय हो गए, फिर पाकिस्तान के साथ क्या इन्होंने बातचीत करनी, यही सारा कुछ डिस्कस होगा। लेकिन प्रोटोकॉल की आपने बात की तो मैंने कहा थोड़े डिस्कस कर लेते कि भैया वो वायसराय जितना प्रोटोकॉल है। अच्छा, वैसे हरमीत आप इस वक्त शहर इक़्तिदार में हैं, तो ये बताइएगा कोई इंतजामात के हवाले से आपने कोई आते जाते दफ्तर कोई इस तरह से स्पेशल किस्म के इंतजामात देखे हैं रोड्स वगैरह पर, या अभी ऐसा कुछ नहीं है? देखिए, जब भी शहर इक़्तिदार में कोई एक तो हम अपने कल्चर से भी मजबूर हैं। एक तो हमने बात की है कि हमारा कल्चर भी ये है कि यहाँ पे जो भी आता है मेहमान नवाजी हमारे कल्चर का एक हिस्सा है। तो यहाँ पे जब भी कोई ऐसा कोई लीडर आता है या कोई रहनुमा या कोई मेहमान हमारा आता है तो इस्लामाबाद को जो है पूरे से सजा दिया जाता है, बैनर्स लगा दिए जाते हैं। तो ऐसा तो सुबह से मैं देख रहा हूँ कुछ जगहों में तो बैनर्स लगे हैं, बल्कि कुछ जगहों में लग रहे हैं। तो ये चीज़ तो होती है शहरदार को इसी तरह, ताकि मेहमान जब आया तो उसको वार्मली वेलकम किया जाता है। तो ये तो अमूमन हम देखते रहते हैं। बाकी नॉर्मल है सब कुछ उसी तरह जिस तरह हम देखते हैं कि कई इलाके बंद किए जाते थे माजी में, उसी तरह वो मामलात नहीं होते, बल्कि
कुछ देर के लिए ट्रैफिक रोक दी जाती है और जब मेहमान अपने मेहमान खाने में पहुंच जाता है तो ताकि फिर ट्रैफिक दोबारा जो है उसकी रवानी शुरू हो जाती है। बाकी मामला शेर इक़्तिदार के वैसे नॉर्मल। अच्छा, बड़ा इंपॉर्टेंट दौर है वैसे ये। सर अब यहाँ से अंदाजा लगाएं कि डे 1 से लेकर टिल नाउ पाकिस्तान का कितना कलीदी रोल है अफगानिस्तान की सूरत हाल में। मतलब ये देखें, मतलब अमेरिकन अभी भी विजिट तो कर रहे हैं लेकिन अपने मकासद के लिए कर रहे हैं। नहीं, वो तो जाहिर है उनको अपने मकासद सामने रखने हैं और वो अभी तक इस बात पे वो तो करने होंगे ना। हाँ, वो बिल्कुल हरमीत वो ये है कि उनको ये देखना है कि, और वो जो अभी तक बहस वहाँ पे चल रही है कि आखिर शिकस्त की वजह क्या हुई, आखिर 3.5 लाख फौज जिसको ट्रेन किया था उन्होंने अफगान फौज को वो क्यों सरेंडर कर गए एकदम से, तालिबान का एकदम से कब्जा कैसे हो गया, अब आइंदा आने वाले दिनों में सूरत हाल क्या होगी, खित्ते की सूरत हाल क्या होगी, खित्ते में हिंदुस्तान को कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाएगी, ये इस बात से भी आया है कि वो पहले हिंदुस्तान गई हैं, उसके बाद पाकिस्तान सबसे आ बड़ी रही वजह हैं। यही है सर जी बिल्कुल। तो बहरहाल मैं बिल्कुल सबसे बड़ी वजह यही है कि हिंदुस्तान का पहले दौरा करने का मकसद भी उनका यही था, क्योंकि उनका पार्टनर है। इस चीज़ को समझना होगा कि अब वाज़े तौर पर जो बाइडन और उनके जो बयानात है, फिर जिस तरह मोदी साहब का वार्मली वेलकम किया गया, तो पहले तो वहाँ से उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं तालिबान हुकूमत के हवाले से पाकिस्तान, पहले उनको सुना जाएगा। आज जब ये आएंगे इधर तो यहाँ पे जो मामलात होंगे उस हवाले से भी हमारा जो मौक़िफ़ है वो हम सामने रखेंगे। लेकिन बात वही है कि अफगानिस्तान के ये मामलात और जिस तरह उन तालिबान से शिकस्त हुई है, तो ये सारी चीज़ें भी देखनी है, क्योंकि अब अमेरिका में जो है सहाफ़ियों के साथ साथ जो दीगर अपोजिशन के लोग हैं वो भी कई सवालात उठा रहे हैं कि ऐसी शिकस्त $1 ट्रिलियन $100 ट्रिलियन से मामला, अरबों खरबों डॉलर पैसा लगा वहाँ पे, पानी की तरफ बहा गया और उनकी जो फौज थी 3 लाख फौज, उसका तो पता ही नहीं चला भैया कैसे भाग गई। तो ये मामला सारे जो हैं ये भी देखने हैं, इस पर भी गौर किया जा रहा है। बिल्कुल। कल हम इस दौरे के बाद इस पर ज़्यादा तफसील से और भी बात करेंगे जिसमें जॉइंट डिक्लेरेशन कोई आएगा दोनों का, लेकिन हम ये अभी कम से कम बता देते हैं डेली डोज में अपने के ये दौरा बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसमें अफगानिस्तान की सूरत हाल पाकिस्तान के साथ कम से कम जो है वही ज़ेर बहस रहेगी। बिल्कुल ठीक। आगे अगली स्टोरी की तरफ आते हैं और अगली स्टोरी आज हमारे पास ये है कि पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर मवेशियों की दरामद शुरू हो चुकी है। अब मवेशी दरामद कहाँ से किए जा रहे हैं और मवेशी हैं कौन से? सो जनाब, ये जो मवेशी हैं ये अमेरिका से दरामद किए जा रहे हैं। 2500 के करीब ये गाय हैं जो कि दूध देने वाली गाय हैं और एक जहाज़ के ज़रिए ये जो काउस थी ये मंगल के रोज़ कराची एयरपोर्ट पर पहुंची, जिसके बाद कराची एयरपोर्ट से इन मवेशियों को जहाज़ से उतारने के लिए मजबूत और मौसर इंतज़ामात किए गए और मवेशियों को बराह रास्त यहाँ पोर्ट से लेकर ट्रक्स के ज़रिए पंजाब रवाना किया जा चुका है। अब ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में जो दूध की ज़रूरियात हैं उनको पूरा करने के लिए ये जो गाय है ये दरामद की गई हैं। अब देखें इसका इम्पैक्ट कैसे आता है, किस तरह से ये ज़रूरियात पूरी की जाती हैं और क्या ये सिर्फ पंजाब के लिए ही आई हैं या बाकी सूबों में भी जाएंगी। इस हवाले से अभी ज़रा हम मतलब हमारे पास कोई एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन तो नहीं है, बट ये है कि मवेशी जो हैं वो आ चुके हैं और इसी ज़रूरत के तहत आए हैं। अच्छा, हमारे यहाँ देखो फ़र्क कितना ज़्यादा है। हमारे यहाँ भैंस इस्तेमाल की जाती है और ज़्यादातर भैंस ही का दूध इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन वहाँ पे अमेरिका में, यूरोप में गाय का दूध इस्तेमाल किया जाता है और गाय का दूध कहते हैं न्यूट्रिशस वैल्यू के ऊपर ज़्यादा बेहतर होता है। तो वो हमेशा हमारे वैसे एक हदीस भी है जिसके बारे में कहा जाता है कि गाय का दूध जो है उसमें सेहत है, तो उस हवाले से भी बात करें। लेकिन गाय वहाँ पे अमेरिका में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, वहाँ पे देखो तो आपको भैंस का नामो निशान भी नहीं मिलेगा, सब गाय हैं। तो ये इसी पर्पस के तहत हमारे यहाँ पे इनको इंपोर्ट किया गया है, यहाँ पे मंगवाया गया, डेयरी फार्मिंग को बढ़ाया मतलब जा रहा है और उम्मीद है कि वही जो कहा जा रहा है कि दूध की किल्लत पूरी होगी। 2500 से तो नहीं होगी, ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन ये कि इब्तदा हो सकती है। बिल्कुल हो सकता है कि आने वाले दिनों में मजीद इस तरह से कुछ जो गाय हैं वो पाकिस्तान मजीद। अब जोड़ा तुमने खूब है वैसे कि नायब वज़ीर खारजा और साथ ही गायें आ गई हैं। दोनों अमेरिका से आ रहे हैं। एग्जैक्टली, दोनों अमेरिका से आ रहे हैं। अब पता नहीं वो साथ लेके आ रही हैं या लहदा। खैर, ये हमारी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए आ रही हैं। ये जो गायें हैं हमारे मुल्क की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए
आ रही हैं और जो अमरीकी वज़ीर ख़ारजा हैं वो अपने मकासद के तहत आ रही हैं। सो ठीक लेट्स सी। एनीवेज अभी हम अगली स्टोरी की तरफ जाएंगे। अगली स्टोरी आज की हमारे पास ये है कि कराची समेत सिंध भर में मोटरसाइकिल्स पर साइड मिरर्स लगवाना लाजमी करार दिया जा चुका है। मोटर व्हीकल्स रूल्स में तरमीम के जरिए मोटरसाइकिल सवार को सेफ्टी की खातिर अब साइड मिरर्स लाजमी तौर पर लगवाना होंगे। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत इजलास हुआ और इजलास में मोटर व्हीकल्स में तरमीम की मंजूरी भी दी गई। और वाकई हम देखते हैं, मतलब बहुत अरसा पहले अगर हम देखें तो बाइक जब एक सड़क पर होती थी तो उसके दोनों साइड्स पर मिरर्स होते थे। कानून में हमारे जो कवानीन है ना ट्रैफिक के हवाले से ये रूल्स हैं, लेकिन अगर हम देखें, आपने देखा होगा जब बाइक वाला ड्राइव करता है, राइड करता है, तो यकीन माने वो मिरर का इस्तेमाल तो है ही नहीं हमारे पास। फिर वो जैसे एक्सीडेंट हो जाए तो उसको ये पता नहीं चलता कि मैं अगर साइड पे जा रहा हूँ, जिधर जा रहा हूँ, तो आगे उसको पीछे पता नहीं होता कि गाड़ी कितनी तेजी से आ रही है। लेकिन हम देखते हैं कि इस पे अगर जुर्माने होंगे, पकड़ दकड़ होगी, तो कई मामला जो है ठीक हो जाएंगे, क्योंकि इससे जो सबसे ज्यादा अब एक्सीडेंट हो रहे हैं कराची में हो रहे हैं, फिर लाहौर में या रावलपिंडी में, तो वजूहात यही है कि जो राइडर है वो बड़ी तेजी से आगे निकल जाता है और वो शीशे का इस्तेमाल है नहीं, तो जाहिर बात उसको पता भी नहीं चलता है। ये चीज़ है। बाकी इशारों की बात करूँ, जो बाकी दीगर चीज़ें, ट्रैफिक रूल्स जितने सख्त होंगे उतने ही ये जो ट्रैफिक के हादसात हैं उसमें मेरे ख्याल में कमी आएगी। बिल्कुल ठीक आप बात कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर अगर एक और चीज़ देखा जाए ना, तो मेरे ख्याल में इब्तिदा तो सिंध से हो रही है, लेकिन ये जो चीज़ है मैंडेटरी होनी चाहिए बाकी तमाम प्रोविंसेस के लिए। मेरा ख्याल है लोग फॉलो नहीं करते ना, लोग फॉलो नहीं करते। और एक ये है, एक फॉलो नहीं करते, और दूसरी बात ये है कि जो साइड मिरर है ये चोरी बहुत ज़्यादा होते हैं। हल्का सा उसको जोर लगाएं वो खुल जाता है, वो उसको खोल के ये जो नशा करने वाले हैं ये कुछ 100 रुपए का भेज देते हैं जाके। गाड़ियों के भी वो तो उतार गाड़ियों के भी उतारते हैं, लेकिन मोटर बाइक्स के बहुत ही ज़्यादा है। गाड़ी का तो फिर ज़रा मुश्किल है थोड़ा सा उतारना पूरे का पूरा। छोटा जो है वो तो पेचकस हो, छोटा सा वो जोर लगाते हैं, उसे निकाल लेते हैं, लेकिन जो अंदर का शीशा होता है। लेकिन जो मोटर बाइक है उसको निकालना बहुत आसान है। वो बेचारे बहुत लोग जंजीरें लगाते हैं, उसको क्लैंप करते हैं, लेकिन उसके बावजूद उतार के ले जाते हैं। लेकिन डेंजरस बहुत है। जो हरमीत ने बात की वो बड़ी अहम है। उसके साथ ये है कि भाई ट्रैफिक रूल्स को फॉलो किया जाना चाहिए, अपनी लेन्स का ख्याल होना चाहिए। हकीकत में तो ये है कि जो मोटर बाइक है उसके लिए एक्सट्रीम लेफ्ट की लेन है, वहाँ पे उसको होना चाहिए। लेकिन आप जब सड़कों पे निकले, लेफ्ट क्या, मिडिल क्या, राइट क्या, हर तरफ वो अच्छा, और मुझे ऐसे लगता है कि सबसे ज़्यादा जो रोड एक्सीडेंट्स होते हैं वो इन मोटर बाइक्स वालों की वजह से ही होते हैं। मतलब गाड़ियों पर भी एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, बट मोटर बाइक्स वाले बिल्कुल ख्याल नहीं करते। और जब भी कोई गाड़ी चला रहा होता है तो मैं तो ये कहती हूँ कि आपने अपनी हिफाजत, अपनी एहतियात खुद करनी है, क्योंकि इनको ज़रा सी भी कोई स्पेस मिलती है फ़ौरन से वहाँ पर बाइक लेकर आते हैं, राइट लेफ्ट, और ये तो बिल्कुल देखते भी नहीं है। तो आपने अपनी हिफाजत खुद करनी है। हाँ, मतलब ऐसे गाड़ियाँ बाइक्स चला रहे होते हैं जैसे पूरी की पूरी और मुसीबत जो है ज़्यादा वो आ गई है, ये चिंगची मोटर बाइक रिक्शे जो हैं वो, और उसके साथ अब वो लोडर भी आ गए हैं। इन सारों ने भी मतलब मिलके अजीब गंद मचाया हुआ है। मतलब और ना नंबर प्लेट है ऊपर, कोई ना नंबर लगा हुआ है, ना कोई पकड़ सकता है। ट्रैफिक पुलिस वाले थोड़े हैं, पता नहीं। अच्छा, इस हवाले से ना मैंने कुछ अर्सा पहले, अब हम क्योंकि डिस्कस कर रहे हैं तो मेरे माइंड में ऐसे ही एक बात आई है। मैंने ना एक रिपोर्ट देखी, मैं पिछले जिस चैनल पर थी उसके एक रिपोर्टर ने एक बड़ी ज़बरदस्त रिपोर्ट बनाई कोविड के दिनों में। वो ही वेंट टू द ग्रेव यार्ड्स, और वहाँ पर उन्होंने बेसिकली ये बताने की कोशिश की हुई थी कि जब से कोविड आया है अमवात कम हो रही हैं, और जो गोरकन वहाँ पर हैं वो ऑब्वियसली उनका रोज़गार तो इन्हीं चीज़ों से वाबस्ता है। सो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, हस्ताली की ज़िंदगी गुजार रहे थे। उसकी उन्होंने रीज़न्स पूछी जब उस रिपोर्टर ने गोरकन से कि भाई क्या वजह है, तो उसने कहा कि जब से कोविड आया, और जब ये उन दिनों की बात है जब बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट लॉकडाउन था, तो ऑब्वियसली लोगों की आमदोरफ्त बहुत ज़्यादा महदूद हो गई। तो उसने कहा कि सबसे ज़्यादा अमवात जो होती हैं वो रोड एक्सीडेंट्स की वजह से होती हैं, और सबसे ज़्यादा जो मरने वाले होते हैं वो बाइक्स वाले होते हैं। तो अब जब से लॉकडाउन हुआ है, आमदोरफ्त महदूद हो गई है, वर्क फ्रॉम होम वाली सिचुएशन है, तो लोग उतना अब सड़कों पर नहीं आ रहे, मोटर बाइक्स पर उस तरह से ट्रेवल नहीं कर रहे। हाँ, तो इसकी वजह से अब वो जो है हम कवर नहीं कर। वैसे कि वो बड़े बड़े ही अफसरदा थे कि वो मेरा धंधा ही बैठ गया। हाँ, एग्जैक्टली। देखिए, शुरुआत आपने बड़ी प्यारी की। हाँ, बिल्कुल उनका यही था। उसमें मैं बात बताने का मकसद ये है कि उस गोरकन का ये कहना था सबसे ज्यादा एक्सीडेंट्स, रोड एक्सीडेंट्स बाइक वालों के ही होते हैं। ऐसे ही है। चलो जी आगे चलो। तो बहरहाल इनको एहतियात करने की जरूरत है, और इम्प्लीमेंटेशन जो है वो बाकी तमाम प्रोविंसेस में भी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होनी चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं उनकी सेफ्टी को मेक श्योर किया जा सके। अगली स्टोरी की तरफ आएंगे। अगली स्टोरी हमारे पास ये है
कुछ रोज़ पहले हमने देखा कि फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम सोशल मीडिया का बहुत बुरा आउटेज हुआ और तमाम जो इनकी सर्विसेज थी वो मुअत्तल हो गई, जिसकी वजह से कंपनीज को बहुत ज़्यादा अरबों खरबों का नुकसान पहुंचा। बट इसी दौरान कुछ एप्लीकेशंस की चांदी भी हो गई, जिनमें सिग्नल था, जिनमें लाइन था, जिसमें टेलीग्राम भी था। और अभी हम टेलीग्राम को डिस्कस कर रहे हैं कि टेलीग्राम में इसी दौरान एक रोज़ में 7 करोड़ सारिफीन का इजाफा हुआ, क्योंकि जब उधर से सर्विसेज डाउन हुई तो लोगों को बातचीत करने के लिए, अपने काम को जारी रखने के लिए किसी मुतबादिल की ज़रूरत थी। सो बहुत से लोग इस एप्लीकेशन पर आए और इस हवाले से जो इसके ओनर हैं वो भी ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दिए और उनका ये कहना था कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम आने वाले वक्त में अपने जो कंज्यूमर्स हैं, क्लाइंट्स हैं, कस्टमर्स हैं, उनको बेहतरीन मयार की जो सहूलियात हैं वो दे सकें। तो स्टोरी ये है जनाब के 7 करोड़ सारिफीन का इजाफा एक ही दिन में, तो ये बड़ी बात है। हरमीत, आपने इस्तेमाल किया टेलीग्राम? मैंने तो बहुत कम किया है, मैंने भी बहुत कम किया, लेकिन मुतबादल के तौर पे एक बहुत अच्छा है। मतलब ऐसे एक होना चाहिए कि अगर आपका वाकई व्हाट्सएप बंद हो जाए, फेसबुक बंद हो जाए, तो आप व्हाट्सएप खास तौर पे तो टेलीग्राम पे चले जाएं। फिर और भी हैं, मतलब जैसे इन्होंने बताया है, तो मतलब आपने किया हरमीत? नहीं, मैंने वैसे तो इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन ये बात दुरुस्त है कि ऑप्शन में आपके पास कुछ चीज़ है तो बहुत अच्छी एप्लीकेशन है, बेटर है कि दूसरा वे है। जिस तरह रोमा ने पहले एक दुखी सी स्टोरी शेयर की कि मेरा बिजनेस बैठ गया भैया, दूसरी स्टोरी फिर आई कि भाई मेरा बिजनेस ऊपर चला गया, तो ये कमाल है भैया। उतार चढ़ाव जो है जिंदगी का हिस्सा है। तो मैंने तो यूज नहीं किया, लेकिन अच्छी बात है कि आपके पास ऑप्शन में कुछ ना कुछ चीज पड़ी हो कि आप एक पे इन्हिसार करते हैं तो उसका इंतजार कर करके फिर दोबारा उसकी बहाली में कितना टाइम लगा, तो आपके पास ऑप्शन में कोई ना कोई चीज हो। और टेलीग्राम एक अच्छा है, कुदरत का कैसा फिनोमेनन है कि मतलब एक चीज़ डाउन होती है तो दूसरी उसकी वजह से अप चली जाती है। जिस तरह से अभी हम ये टेलीग्राम और इंस्टाग्राम की वजह से इनकी चांदी हुई ना, तो जब आप देखें कोविड आया तो उस दौरान चांदी कितनी हो गई है, मास्क और सैनिटाइजर्स वालों की चांदी हुई और कई बेचारे जमीन पे आ गए। बिल्कुल, तो ये चीज़, ये सर्कल है और इस सर्कल से मेरे ख्याल में हर एक को, हर इंडिविजुअल को अपने लाइफ फेज में से गुजरना पड़ता है। एनीवेज, अभी हम अगली स्टोरी की तरफ आएंगे और अगली स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। हरमीत से ज़रा पूछते हैं। हरमीत, नवाज शरीफ साहब को कोविड की वैक्सीन जो थी वो लग गई, उन्होंने ख़ुद को वैक्सीनेट करवाया। कोट ख्वाजा सईद अस्पताल का जो अमला था उसको मुअत्तल किया गया, फिर नारोवाल से उनको एक वैक्सीन लगी, फिर उसके बाद इसहाक डार साहब का नाम आ रहा कि भाई उनके शनाख्ती कार्ड पर भी किसी को वैक्सीनेशन लग गई है। तीसरा बंदा कौन हो सकता है? ज़रा हरमीत को इम्तिहान में डालें ना। मैं तो यही सोच रहा हूँ कि एक बहुत बड़ा नाम कराची का, शायद मैं उसके बारे में सोच रहा था कि वो भी शायद आ जाए, लेकिन वो उसकी बारी भी तक फिलहाल मेरे ख्याल में नहीं आई होगी। हिंट दे देते हैं, कमाल हो जाता है भाई, वो लंदन बैठे और अल्ताफ हुसैन साहब की बात कर रहा हूँ मैं। नहीं, उनकी हम बात नहीं कर रहे। और शरीफ फैमिली से ताल्लुक हो, शरीफ फैमिली से ताल्लुक और वफात हो चुकी भी है। तो अल्लाह बेहतर करे कुलसुम नवाज साहब का नाम ना आ जाए, बिल्कुल ऐसे ही हुआ है, बिल्कुल ऐसे ही हुआ है, चली गई है दुनिया से। लेकिन मामला ये है कि आ भी जाएंगे कि जिस तरह हम तेजी से देख रहे हैं, हर शहर से कोई ना कोई नवाज शरीफ साहब का नाम नजर आ रहा है, तो ऐसा ही होगा। ये लोग शरारत कर रहे हैं, जिस तरह कोताहियां, जिस तरह गलतियां बरती जा रही हैं। मोहतरमा कुलसुम नवाज साहिबा मरहूम को 5 अक्टूबर को कोविड की एक वैक्सीन लगी और ये बताया जा रहा है गालिबन कि ये साइनोवैक थी, और इस हवाले से अब फिर से इन्वेस्टिगेशंस जो हैं वो शुरू हो चुकी हैं और इस हवाले से 2 अफसरान मुअत्तल भी किए जा चुके हैं। बड़ी अजीब सी चीज़ें हैं जो सामने आ रही हैं। कभी इसहाक डार साहब खुद को वैक्सीनेट करवा रहे हैं, कभी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब करवा रहे हैं, और ये खबरें सिर्फ शरीफ खानदान के हवाले से ही सामने आ रही हैं और किसी के हवाले से, पीपल्स पार्टी किसी रहनुमा के हवाले से सामने नहीं आ रहे। ठीक है, भुट्टो साहब के भी वैसे आया था, भुट्टो साहब का भी आया था इनिशियल दिनों में कि उन्होंने भी वैक्सीन करा दी है, और सर्टिफिकेट जो है वो सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल था। लेकिन बहरहाल अगर हम इनकी बात करें तो रजिस्ट्रेशन और सारी चीज़ें बिल्कुल सामने आ चुकी हैं और ये तीसरी बार है। बल्कि नवाज शरीफ साहब बहुत कंसर्न है उनको कोविड के हवाले से, तो बड़े मोहतात अंदाज में वैक्सीनेशन उनकी हो रही है। समझ नहीं आ रही कि मामला ये गलती है और कौन कर रहा है, कौन है इसके पीछे, किस मकासद के लिए हो रहा है, सब कुछ इन्वेस्टिगेट करना होगा। 2 चीज़ें हो रही हैं, एक तो ये है कि शरारत कोई कर रहा है और दूसरी बात ये है कि
जो निज़ाम है उसकी ख़राबी की तरफ इशारा हो रहा है बिल्कुल, कि निज़ाम इतना ख़राब है बुनियादी तौर पे, जिसकी वजह से चाहे कोई फौत भी हुआ हो उसके नाम पे भी कार्ड बन जाता है, उसके नाम के ऊपर भी सर्टिफिकेट बन जाता है, उसके नाम के ऊपर भी इंदराज हो जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है, ऐसा होना नहीं चाहिए। लोग बहुत से ज़्यादा, हम पहले भी बात कर चुके हैं, लोग जो हैं वो जाके आम आप मिलें तो मुलाकातों में लोग बता रहे होते हैं कि भैया मैंने तो वैक्सीन लगवाई नहीं और उसके बावजूद मैंने कार्ड सर्टिफिकेट बनवा लिया। और ये कोई अंदाज ऐसी में चीज कहते नहीं हैं है। सर, बड़े फखरी अंदाज में कि भाई हाँ, तो एक तो ये चीज, दूसरी बात ये है कि ये नादरा के जो मामलात हैं इस इदारे पे इसलिए सवालात उठते हैं कि ये बहुत हसास इदारा है, इसलिए कि बहुत सारे लोग जो महाजर हैं, जो मुख्तलिफ ममालिक से आए हुए हैं, पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, तो उन वो पैसे दे के भी अपना ID कार्ड बना। बाहर दुनिया में हम देखें तो बड़ा मुश्किल ही है, जो प्रोसीजर है वो बड़ा ही मुश्किल है। रूस साहब आपने देखा होगा, यहाँ पे तो कई कार्ड पहले जो इंकिशाफ हुए थे कि कई लोगों के अफगानिस्तान से जिनका ताल्लुक था या किसी और ममालिक से, तो ऐसे लोग फिर जब दहशतगर्दी में मुलविस पाए जाते हैं, मुल्क का नुकसान करते हैं, तो जिम्मेदारी तो ऑटोमेटिकली सीधा इसी इदारे पे पड़ती है ना। लेकिन यहाँ पे देखें किस तरह ये मामलात, और पूरी दुनिया फिर जब जगहसाई हमारी होती कि हमारा जो ऐसा हसास इदारा कि वो इस किस्म के मामलात वहाँ से आ रहे हैं, तो पता नहीं और कहाँ क्या मामलात हैं। और हुकूमत को इस बारे में संजीदगी से जो भी लोग इसमें मुलविस हैं उनके खिलाफ ऑब्वियसली इन्वेस्टिगेशन करके कार्रवाई ज़रूर करनी चाहिए। अगली स्टोरी आज की हमारे पास ये है जनाब कि जापान की कंपनी ने धूप से बचने वाला एक ऐसा चश्मा तैयार किया है, और ये चश्मा इतना बड़ा है कि जब आप इसको पहन लेते हैं तो आपके पूरे फेस को कवर कर लेता है। और इसका फ़ायदा ये है कि जो सूरज की शुआएं आपकी जल्द के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती हैं, सो ये आपके जल्द को ऐसी शुआओं से बचाएगा। और जब आप बाहर आपका धूप में एक्सपोजर होगा तो उसमें ये होगा कि आपको किसी भी किस्म के जो सन ब्लॉक्स हैं उनका इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। बस आप ये चश्मा पहन लें और आप अपनी स्किन को बहुत हद तक महफूज बना सकते हैं। ये तो कमाल ही है। चश्मे से ज्यादा मुझे ये हेलमेट लग रहा है, हेलमेट का मेरा पूरे का पूरा चेहरा ही कवर कर लिया है, बिल्कुल हैरान कौन है। मतलब आप जो तस्वीर में देख रहे हो, माथे से लेके और ठोडी तक लग रहा है चश्मा ही चश्मा है। $18 के करीब इसकी कोई कीमत है। हाँ। लेकिन बहरहाल ये डिफरेंट एक चीज थी, तो आपके साथ हमने शेयर की। ये तो था पब्लिक का डेली डोज। अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ मजीद मौज़ूआत आपके सामने रखेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से शो में आपको खुशामदीद कहेंगे। आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक, और कुछ सियासी मंजरनामे का रुख करेंगे। और गुज़श्ता रोज़ सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस 2021 जारी कर दिया। इस ऑर्डिनेंस में ये कहा गया है कि नए चेयरमैन नैब के तकर्रुर तक मौजूदा चेयरमैन नैब काम जारी रखेंगे। साथ ही साथ ये भी कहा गया है इस ऑर्डिनेंस के मुताबिक कि सदर मुमलिकत जितनी चाहें मुल्क के अंदर एहतसाब अदालतें कायम कर सकते हैं। और ऑर्डिनेंस के तहत सदर मुमलिकत मुतल्लिका चीफ जस्टिस हाई कोर्ट की मुशावरत से एहतसाब अदालत के जो जजेस हैं उनका तकर्रुर भी कर सकते हैं। और एहतसाब अदालत के जो जजेस हैं उनका तकर्रुर 3 साल के लिए किया जाएगा। इसके साथ साथ इस ऑर्डिनेंस के मुताबिक जो सदर हैं, सदर मुमलिकत हैं, वो चेयरमैन नैब का तकर्रुर वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर की मुशावरत से करेंगे। अगर ये मुशावरत ठीक से नहीं हो पाती तो फिर ये मामला पार्लिमानी कमेटी में जाएगा। सूरत हाल पर गुफ्तगू करने के लिए इस वक्त हमारे साथ शो में मौजूद हैं पिलडैट के सरबराह अहमद बिलाल साहब। अहमद साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर, एक तो जो ऑर्डिनेंस कल आया है इसको आप किस नज़र से देखते हैं? दूसरा, इस ऑर्डिनेंस में ऐसा क्या है जो ऑपोजिशन को मंजूर नहीं होगा? बहुत शुक्रिया। देखिए, बहुत सी तो अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़। मेरे ख्याल में अहमद बिलाल साहब जो हैं उन तक हमारी आवाज़ ठीक से नहीं पहुंच पा रही, दोबारा रब्ता करने की कोशिश करेंगे। रऊफ साहब, कल ये जो ऑर्डिनेंस आया है, इससे पहले फवाद चौधरी साहब कह रहे थे कि हम तब तक चेयरमैन नैब के मामले पर अपोजिशन लीडर से मुशावरत नहीं करेंगे क्योंकि वो खुद नैब के केसेस में इन्वॉल्व हैं। सो अगर अपोजिशन अपना अपोजिशन लीडर तब्दील करेगी फिर ही कोई मुशावरत का रास्ता पैदा हो सकता है। आपके ख्याल में फवाद चौधरी साहब का ये कहना ये दुरुस्त है? किसी बड़ी सख्त ज़बान इस्तेमाल की थी उन्होंने कहा कि मतलब ये थानेदार लगाना है और चोर से पूछ के नहीं लगाया जा सकता। अच्छा, इसमें हैरत की बात यह है कि वज़ीर कानून हमारे जो हैं उनका बयान जो है वो 2 दिन में तब्दील हुआ। एक दिन पहले उन्होंने ये कहा कि मुशावरत होगी,
बिल्कुल अपोजिशन लीडर से, शहबाज शरीफ से। अगले दिन उन्होंने भी अपना बयान बदल लिया और उन्होंने कहा कि ये मुशावरत होगी तो सही, लेकिन वज़ीर आज़म मुशावरत नहीं करेंगे। तो अहमद बिलाल साहब हमारे साथ दोबारा मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम अहमद बिलाल साहब, ये फरमाइए कि इस ऑर्डिनेंस की अहमियत क्या है, और ये जो हो रहा है कि अपोजिशन लीडर से मुशावरत नहीं की जाएगी या ये की जाएगी सदर साहब करेंगे, इसकी अहमियत क्या बनेगी? क्या कोई पेचीदगी नहीं है इस मामले में? इस ऑर्डिनेंस में वैसे तो बहुत सी अच्छी बातें भी हैं जिनका तकाजा हमारी अदालतें भी कर रही थी कुछ अरसे से, जैसे जमानत की प्रोविजन है जो पहले नहीं थी, अब उसके अंदर डाल दी गई है, और सिविल सर्विस को और कैबिनेट के फैसलों को भी इससे एग्जाम्पशन दे दी गई है। लेकिन जो बुनियादी चीज़ इस ऑर्डिनेंस में है अहमियत की, वो चेयरमैन साहब की दोबारा तकर्री का मामला है या उनकी नए चेयरमैन की तकर्री तक कंटिन्यू करने का मामला है। यह है वो चीज़ जिसके ऊपर तनाज़ा है और जिसके ऊपर अपोजिशन को एतराज़ है, और मैं समझता हूँ कि वह एतराज़ काफ़ी हद तक जायज़ है, क्योंकि उसकी वजह से जो बुनियादी रूह थी कि जो चेयरमैन का टेन्योर फिक्स्ड हो ताकि उनके ऊपर कोई दबाव कारगर ना हो और उनको एक्सटेंशन का भी कोई लालच ना हो, तो ये ऐसी चीज़ है जिसको ख़त्म करके अब एक्सटेंशन की पॉसिबिलिटी भी क्रिएट कर दी गई है, रीअपॉइंटमेंट की पॉसिबिलिटी भी क्रिएट कर दी गई है। तो ये मेरे ख्याल में इस पुराने ऑर्डिनेंस की जो रूह है उसके मुनाफी है, और ये आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन की तकर्री में भी ये बातें शामिल थी, तो उसको ख़त्म करना तो मुनासिब नहीं है। एक तो हम देख रहे हैं कि ऑर्डिनेंस के हवाले से अपोजिशन ये भी बताइए कि कौन सा कार्ड वो खेल सकती है इलेक्शन के हवाले से। दूसरी बात यह है कि इस ऑर्डिनेंस में कुछ जो इख्तियारात है नैब चेयरमैन के हवाले से उसमें कमी भी की गई है। तो जैसे ब्यूरोक्रेसी के हवाले से पहले आज़ादाना फैसले नहीं होते थे, अब इसके हवाले से भी मामला आ गया। सामने जो टैक्स के हवाले से टैक्स के जो मामला हैं वो FBR में चले गए। इसको कैसे देखते हैं, कैसे अब कैसा फैसले के हवाले से और कारोबार के हवाले से कितना खुश आयन है ये फैसला? मेरे ख्याल में ये तो अच्छी बातें हैं, ये वो बातें हैं जिनकी तरफ पहले भी तवज्जो दिलाई जाती रही है, और आपको याद होगा तो एक ऑर्डिनेंस पहले भी हुकूमत इसी ज़मन में जारी कर चुकी है जिसको पास नहीं किया जा सका और वो लैप्स हो गया। तो ये ठीक है मेरे ख्याल में, सिविल सर्वेंट्स को जो वो फैसले करते हैं इन गुड फेथ और जिसमें उनकी कोई माली मुनफ़ियत का पहलू नहीं है, उन्होंने एक टेक्निकल बुनियाद पे एक फ़ैसला किया है, और वो बाज़ात आपको पता है जजमेंट कई दफ़ा सही नहीं भी होती, लेकिन उस जजमेंट से उनका कोई अपना पर्सनल मफाद वाबस्ता नहीं है, तो उस बुनियाद पे उनको प्रोसिक्यूट करना ये दुरुस्त नहीं था, और ये बात अब इस ऑर्डिनेंस में लिख दी गई है। और टैक्स के मामलात में भी अब इसका मामला, इसका दायरा जो है वो मुतल्लिका अदालतों की तरफ मुंतकिल कर दिया गया है कि अब ये नैब के दायरा इख्तियार से बाहर चला गया है। तो मेरे ख्याल में बिजनेसमैन और सिविल सर्वेंट्स इन दोनों के जो बुनियादी शिकायत थी उनका तो काफ़ी हद तक अजाला कर दिया गया है इस पर, और ये अच्छी बात है। अच्छा, ये फरमाइए कि ये जो हुआ कि जो काबीना के फ़ैसले होंगे, सूबाई हो या कौमी हो, उनके फ़ैसले होंगे, उसके बाद एकनेक हो गया या मुख्तलिफ जो काउंसिल्स हैं, मुश्तरका मफादात की काउंसिल हैं, इनके फ़ैसले जो हैं उनको भी नैब नहीं देख सकेगा। इसका ये जो मुख्तलिफ सूबाई काबीना और वो काबीना है वफाकी, उसके फ़ैसलों पे अगर नहीं हो सकेगा तो कहा जा रहा है कि इससे एहसन इकबाल को भी फ़ायदा होगा। इससे यहाँ पे बल्कि वो इल्ज़ाम लगा रही है अपोजिशन के जो फ़ैसले हैं उससे चीनी चोर भी बच जाएंगे और दूसरे स्कैंडल्स के लोग भी बच जाएंगे। उस हवाले से फरमाइए ज़रा। नहीं, मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि ये बात दुरुस्त है कि वफाकी और सूबाई काबीना और दूसरे ऐसे इंस्टीट्यूशन जैसे काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है, जैसे नेशनल फाइनेंस कमीशन है, नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल है, इस तरह के और इदारे भी हैं, इनके अंदर जो फैसले हैं, अफराद नहीं फैसले जो हैं, उनके ऊपर नैब को कॉग्निजेंस लेने का इख्तियार नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बड़े टेक्निकल किस्म के फैसले होते हैं। लेकिन उसमें यह भी लिख दिया गया है कि अगर उसमें किसी भी कैबिनेट के मेंबर का कोई ज़ाती फ़ायदा उसके अंदर नज़र आ रहा हो तो उसके ऊपर कॉग्निजेंस ली जा सकती है। लेकिन अगर आप बुनियादी तौर पे कोई एक फ़ैसला किया गया है इस तरह, तो फिर कैबिनेट्स और ये तमाम इदारे मफलूज हो जाते हैं अगर हर फैसले के ऊपर नैब एक सुपर कैबिनेट बन के बैठ जाएगी और वो क्वेश्चन करेगी कि आपका ये फैसला सही नहीं था,
मोटरवे बनाने का फैसला सही नहीं था, रेलवे का नया प्रोजेक्ट शुरू करने का फैसला सही नहीं था। तो ये मेरे ख्याल में ये जो तब्दीली की गई है, ये जो अमेंडमेंट है, मैं पर्सनली समझता हूँ कि सही है और इसकी मैं हिमायत करता हूँ। लेकिन जो अफराद जिन्होंने किसी फैसले से अपना ज़ाती फ़ायदा हासिल किया हो, उसको प्रोटेक्शन हासिल नहीं है, उसके ऊपर नैब अभी भी ले सकता है, लेकिन फिर साबित करना पड़ेगा कि उसका ज़ाती फ़ायदा क्या हुआ। अब एहसन इकबाल साहब की मिसाल आपने दी है। अब एहसन इकबाल साहब ने अगर वो नारोवाल के अंदर स्टेडियम कायम करने से अगर कोई फ़ायदा उठाया है, तो उसके टेंडर में से पैसे बचा लिए हैं वगैरह वगैरह, तो फिर तो उनके खिलाफ केस बनता है। ठीक है अहमद बिलाल साहब, हमारे पास वक्त बहुत मुख्तसर है। यहाँ पर आपसे एक और सवाल पूछना चाहूंगी, अगर ये ऑर्डिनेंस अदालत में जाता है फॉर एग्जाम्पल, तो आपको लगता है ये ऑर्डिनेंस अदालत से कलअदम हो सकता है? सर मुख्तसर जवाब। उसका एक पहलू जो है मेरे ख्याल में उसके ऊपर अदालत उसे कालअदम करार दे सकती है, वो एक्सटेंशन का मामला है और रीअपॉइंटमेंट का मामला है, क्योंकि उससे ये लगता है कि मकसद सिर्फ मौजूदा चेयरमैन को फ़ायदा पहुंचाना है और ऑर्डिनेंस की रूह भी उससे मफलूज होती है। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो गालिबन कोर्ट के अंदर चैलेंज होके उसको चेंज हो सकती है। ठीक है, एक पहलू के तहत ये जो मामला है, ये जो ऑर्डिनेंस मामला है, ये कलअदम हो सकता है। बहुत शुक्रिया अहमद बिलाल साहब हमारे साथ शो में मौजूद थे। व्यूअर्स, अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से शो में आपको खुशामदीद कहेंगे। व्यूअर्स, इंडिया में मनशियात की रोकथाम करने वाले इदारे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने बॉलीवुड अदाकार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को संडे के रोज़ गिरफ्तार किया और उन पर इल्ज़ाम ये है कि उन्होंने अपने पास मनशियात रखी भी हुई थी, वो मनशियात इस्तेमाल भी करते हैं, मनशियात बेचते भी हैं। इसके बाद उनको ऑब्वियसली इन्वेस्टिगेशंस के लिए ले जाया गया। 7 अक्टूबर तक उनका जिस्मानी रिमांड भी दिया गया। मजीद 8 अफराद थे को हिरासत में लिया गया और इस हवाले से आर्यन खान से जब इन्वेस्टिगेशंस की गई तो इस हवाले से उन्होंने बहुत से इंकशाफात किए, जिसमें एक इंकशाफ उन्होंने ऐसा किया कि जब उन्होंने अपने वालिद से मिलना होता था, उनके वालिद बहुत ज़्यादा बिजी थे और है फिल्म्स की शूटिंग्स के दौरान, तो जब भी उन्होंने मिलना होता था तो उनको मैनेजर से प्रॉपर टाइम लेके अपने वालिद से मिलना पड़ता था। इस पर भी बहुत सा क्रिटिसिज्म आ रहा है। बट दूसरी साइड पर अगर हम देखें तो ट्विटर पर वी स्टैंड विद SRK के नाम से एक हैशटैग भी टॉप ट्रेंडिंग में है, जहां पर मुख्तलिफ इंडियन सेलिब्रिटीज़ जो हैं वो शाहरुख खान के साथ इजहार यकजहती भी करेंगे। इस मामले की डिटेल्स में भी जाएंगे और साथ ही साथ इस मामले को रिवायती हिंदू मुस्लिम तनाज़े का रंग देने की भी कोशिश की जा रही है। सूरत हाल पर गुफ्तगू करने के लिए इस वक्त फिल्म क्रिटिक एनालिस्ट हमारे साथ इकबाल खुर्शीद साहब शो में हमें ज्वाइन करें। इकबाल साहब, थैंक यू सो मच, आपने गुड मॉर्निंग पब्लिक के लिए वक्त निकाला। इकबाल साहब बताइएगा, एक तो ये मामला, इसकी डिटेल ज़रा एग्जैक्टली आप हमारे साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि कुछ माहिरीन ये कह रहे हैं कि जितनी तादाद में मनशियात आर्यन खान से बरामद हुई हैं उस पर गिरफ्तारी बनती नहीं, प्लस वो खुद मनशियात इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। सर ज़रा डिटेल्स आप शेयर कीजिएगा हमारे साथ। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मदऊ किया। इसमें हमें देखना है कि वाकया क्या है। वाकया ये है कि एक नौजवान को या चंद नौजवानों को एक दावत में मंशियात के इस्तेमाल के मामले पे गिरफ्तार किया जाता है और ये ख्याल किया जाता है कि वो मंशियात वहां लेके गए, उन्होंने ड्रग डीलर से खरीदी होगी। लेकिन अलमिया ये है कि ये खबर हिंदुस्तान में किसानों की मौत से बड़ी खबर बन जाती है। एक 23 साल नौजवान की गिरफ्तारी इस मामले में कि गालिबन उसने मंशियात इस्तेमाल की हैं, ज्यादा बड़ी खबर बनती है किसानों की मौत से। यहाँ तक कि जो भारतीय मीडिया है वो अब अफगानिस्तान में जो अपनी शिकस्त है, जिसका मलबा वो पाकिस्तान पे डाल रहा था, पाकिस्तान को मुर्द इल्जाम ठहरा रहा था, उसे भी भूल चुका है और उनकी तमाम तरह तवज्जो है एक 23 साल नौजवान पे। इसका सबब क्या है? इसका सबब यह है कि ये सबसे बड़ी खबर इसलिए बनी कि वो हिंदुस्तान के सबसे बड़े फिल्म स्टार का बेटा है और जो तनाज़ा खड़ा हुआ उसका सबब यह था कि वो स्टार मुसलमान है, शाहरुख खान है। इसी वजह कर इस वक्त पूरे मीडिया में, ना सिर्फ हिंदुस्तानी मीडिया बल्कि इंटरनेशनल मीडिया में भी जहां से उन खबरों को कवर किया जा रहा है, ये बातें ज़ेरे बहस हैं कि आर्यन खान ने अपना वक्त कैसे गुजारा, उन्होंने अपने वालिद से मुतालिक क्या इंकशाफ किया, उन्हें खाने में क्या दिया गया। तो ये खबर इतनी है कि एक नौजवान और कुछ नौजवानों को गिरफ्तार किया गया है, उनसे तफ्तीश हो रही है। 3 नवंबर को गिरफ्तार किया था, 4
नवंबर को अदालत से रिमांड लिया, 7 अक्टूबर तक की तहवील थी, यानी आज तक की, जुमेरात के रोज तक की। अब जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है NCB, वो चाहेगा कि वो इनकी गिरफ्तारी में एक्सटेंशन ले ले, उसमें तौसी उन्हें मिल जाए, रिमांड में तौसी मिल जाए। मगर उससे परे जो कुछ हो रहा है वो बहुत परेशान कुन है। वो परेशान कुन यूं है कि हम देखते हैं कि हुकूमत के हामी या हुकूमत के ओहदेदार अपने वेरीफाइड अकाउंट से ये सवाल उठा रहे हैं कि कहां परवरिश में कमी रह गई। तो यानी कि जो ट्रायल शाहरुख खान या उनके बेटे का, शाहरुख खान के बेटे का अदालत में हो रहा है, उससे परे शाहरुख खान का ट्रायल हो रहा है पूरे 1.25 अरब के हिंदुस्तान में, एक मीडिया ट्रायल जारी है। ये एक गंभीर सूरत हाल है। जी इकबाल, आपने जैसे बिल्कुल सही बताया कि मतलब फरमाया आपने कि एक तरफ तो किसानों की हड़ताल चल रही है, उस किसानों में कुछ किसानों को एक गाड़ी तले कुचल के हलाक कर दिया जाता है और बड़ी बेदर्दी से उनको मारा जाता है। और वो जो कुचला जाता है वो वहाँ की वज़ीर दाखिला के बेटे की जानिब से कुचला जाता है, तो वो खबर दब जाती है और उसकी बजाय ये खबर बड़ी बन जाती है। इसमें आप समझते हैं कि मीडिया में हाइप की वजह एक तो शाहरुख का इतना बड़ा स्टार होना ये है, या उनका मुसलमान होना और स्टार होना ये है, उसकी वजह ये? जी 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 अच्छा, इसमें दोनों पहलू हैं मेरी नजर में। जैसे हम देखते हैं कि जब संजय दत्त को गिरफ्तार किया गया तो तब भी मीडिया में बहुत बड़ी बड़ी खबरें बनी और संजय दत्त को सजा भी हुई, और सलमान खान के साथ भी ये मामला हुआ। तो ये पहलू तो है कि आप स्टार हैं तो आप खबरों में आएंगे, लेकिन वो जमाना जो मोदी से पहले का हिंदुस्तान था वो अलग था। मोदी से पहले के हिंदुस्तान में बर्दाश्त थी, बर्दाश्त के हक में बात करने वाले लोग थे। आपको याद होगा कि शाहरुख खान ने जब बीजेपी की हुकूमत और मोदी सरकार आई थी तो अदम बर्दाश्त से मुतालिक बगैर किसी का नाम लिए एक बयान दिया था, जिसके बाद उनकी फिल्म के खिलाफ इतना बड़ा एहतजाज हुआ कि उसका बिजनेस बुरी तरह मुतासिर हुआ। माजी में भी ऐसा होता रहा है। माजी में भी जो इंतहा पसंद गिरोह हैं वो मुसलमान फनकारों के खिलाफ या उनके मौक़िफ़ के खिलाफ एहतजाज करते रहे हैं। आपको याद होगा माय नेम इज़ खान की रिलीज के वक्त शिवसेना ने एक प्रोटेस्ट किया था, लेकिन वो हुकूमत गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म या गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड मूवमेंट नहीं होती, यानी कि उसके पीछे हुकूमत नहीं है। लेकिन अभी हमें इसके पीछे हुकूमत नजर आ रही है। जो आपने बात की, अब यहाँ दूसरा पहलू है, वो है शाहरुख खान का मुसलमान होना। आप जानते हैं कि दिलीप कुमार साहब ने इंडस्ट्री पर राज किया, उसके बाद खान आए और खान आपस में ही नंबर 1 की पोजीशन बांटते थे। तो इस चीज से बहुत से हलकों को मतलब तकलीफ थी, इस पे बात भी की जाती थी। लेकिन मोदी सरकार में आके खान के स्टारडम पर जर्ब लगाई गई बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत। हमने देखा अजय और अक्षय जैसे फनकार इमर्ज हुए, कंगना रनावत जैसी फनकार सामने आई जो हमें हैरान करती है अपने परेशान कुन ख्यालात से। तो मेरे ख्याल में दोनों ही पहलू हैं। ठीक है जी हरमीत। हाँ, मैं क्या कहूँ, बल सर ने बिल्कुल क्लियर कर दी बात। वैसे तो आपकी बात दुरुस्त है कि जब से मोदी सरकार है तो मीडिया जो है ऑलरेडी उनके गुण गा रहा है। मीडिया जाहिर बात है उन्होंने जितनी इन्वेस्टमेंट कर दी है, फिर जो बड़े बड़े सेठ थे, कारोबारी लोग थे, उनको वो मोदी साहब के साथ ही एक ही पेश पे हैं। तो जिस तरह किसानों का मामला हुआ, 5-6 किसानों को बड़ी बेदर्दी से कत्ल किया, गाड़ी के तले रोन दिया, और उसमें एक रियासत का एक मिनिस्टर का बेटा इन्वॉल्व है। तो आपकी बात दुरुस्त है सर कि मामला इस किस्म के जा रहे हैं कि मजहबी एलिमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा जा रहा है। जहाँ पे हम देखते हैं कि एक प्लेटफॉर्म पे कंगना रनावत जैसे लोग जो बीजेपी की गोद में बैठे हुए हैं, उनका अलग बयानिया है, फिर इधर शाहरुख खान साहब और दीगर जो लोग हैं उनको एक अलग मुतनाज़ा बनाया जा रहा है। लेकिन ये बड़ा ख़तरनाक है फिल्म इंडस्ट्री, क्योंकि यही लोग हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा दिया, कमाल का दिया टैक्स की सूरत में। सो आपकी बात दुरुस्त है। लेकिन आर्यन के हवाले से अगर सर की बात भी दुरुस्त है, लेकिन ऐसा भी है कि उसके मामलात जो है कई ड्रग्स में वो इन्वॉल्व। इससे कबल आपको याद होगा कि वो शक्ति कपूर साहब की जो बेटी थी, 2-3 और भी इन्वॉल्व है। लेकिन मज़हब के साथ जोड़ना इसकी मैं समझता इस चीज़ को गलत है, क्योंकि ये एक हर एक इंसान का अपना एक फ़ैल है, वो जो करता है उसको ही जवाब देना होगा। जी इकबाल साहब, मोदी का हिंदुस्तान है, हम कुछ नहीं कह सकते इसमें। सर शॉर्ट आंसर चाहेंगे, क्विक आंसर इकबाल साहब। सॉरी मैं आपकी बात सुन नहीं पाया। अच्छा, वो बुनियादी तौर पे जो हरमीत की बात थी वो भी उसी तनाजुर में थी जो हमने बात की है पहले, कि इस कदर शिद्दत पसंदी जो है, उस शिद्दत पसंदी में मोदी सरकार ने जिस तरह से इजाफा किया है, उस इजाफे के हवाले से ही बात हो रही थी। आप ये फरमाइए कि ये जो शाहरुख की आने वाली फिल्में हैं उनके ऊपर कितना ज़रा असरअंदाज होगा ये सारा कुछ, ये मामला?
उनका बात यह है कि एक तो शाहरुख खान गुज़िश्ता चंद बरस से फिल्में उसकी नाकाम हो रही थी या उतनी कामयाब नहीं थी, तो उसने 3 साल का वक्फा लिया। 3 साल के बाद अब उसकी फिल्म की शूट शुरू हुई थी, वो एटली कुमार के साथ, जो साउथ का बहुत ही सुपरहिट हिदायतकार है, फिल्म कर रहा था। शाहरुख खान कर रहे थे, जिसका गालिबन आखिरी नाम लॉयन था, वर्किंग टाइटल। और फिर पठान कर रहे थे वो एक बड़े बैनर के साथ, सिद्धार्थ उससे डायरेक्ट कर रहे थे। तो अब दोबारा से वो खबरों में आ गए थे, दोबारा से ये बात हो रही थी कि शाहरुख खान कम बैक कर सकते हैं, शाहरुख खान वापस आएंगे, शूट्स हो रहे थे। डेफिनेटली इसका बहुत ज्यादा असर पड़ने वाला है उन फिल्मों पर। मेरे ख्याल में वो तो पूरी तरह डिस्ट्रैक्ट हो चुके हैं, अभी मुद्दा कुछ और है, फिल्में मौजूद नहीं है। लेकिन चूंकि खबरों की बम्बार्टमेंट होती है, मैं यकीन रखता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि इस केस के अंदर कुछ अरसे में आर्यन खान रिलीज हो जाएंगे, रिहा हो जाएंगे, और जब धूल बैठ जाएगी तो दोबारा से लोग फिल्मों की तरफ मुतवज्जा होंगे। आपकी फिल्म में है कि सिनेमाज हिंदुस्तान में अब खुलना शुरू हो गए और दिवाली के बाद से फिल्में रिलीज होंगी, बड़े बैनर की फिल्म रिलीज होंगी। तो तब तवक्को है कि शाहरुख खान अपनी फिल्मों के साथ जब 2020-22 के अंदर उनकी आमद होगी तो इस वाकये को भुला दिया गया होगा। लेकिन ठीक है, फिलहाल तो यही ये जो हमारे सोसाइटी में होता है, ओवरऑल पूरी दुनिया की सोसाइटी में होता है, तमाम जगहों पर ये होता है कि अभी जिस तरह से मामले की हाइप क्रिएट हुई है, कुछ अरसे बाद ऑब्वियसली ये मंजर से गायब होंगी खबरें, लोग भूल जाएंगे, और शाहरुख खान की वैसी लोग अगर इस लायक हुई, इस काबिल हुई, तो ऑब्वियसली पसंद भी करेंगे। बहुत शुक्रिया इकबाल खुर्शीद साहब हमारे साथ मौजूद थे। कुछ ही देर में ताहिर सरवर मीर साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। लेकिन जिस तरह से ये बात कर रहे थे, ऑब्वियसली ये जो मामला है इसको इस एस्पेक्ट में नहीं देखना चाहिए कि आर्यन खान एक मुसलमान के बेटे हैं, ये मतलब एक्ट कोई भी कर सकता है ना। सो वो जो दूसरी बात कर रहे थे कि वहाँ पे भारत में उनके वज़ीर दाखिला के बेटे ने किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई और उनको कत्ल कर दिया गया, वो मामला दब गया है, और शाहरुख खान वाला मामला जो है वो इस वक्त पूरी दुनिया की नज़रों में आ चुका है। इसीलिए आया है क्योंकि वो एक मुसलमान का बेटा है। साथ साथ जो अभी ताहिर सरवर मीर साहब भी आएंगे तो इस हवाले से भी जानेंगे कि कल उन्होंने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया। अच्छा, जब से स्टोरी चल रही है तो शाहरुख खान साहब मंजर से गायब हैं ना, वो अपने बेटे से उन्होंने कोई राब्ता किया, न्यूज़ में भी उनका कोई नाम नहीं था। लेकिन जैसे ही कल उनके बेटे ने कहा कि मेरा बाप बहुत मसरूफ़ होता था, इसलिए मुझे टाइम नहीं मिलता था और मुझे सेक्रेटरी से टाइम लेना पड़ता था, उसके बाद ये देखने में आया कि शाहरुख खान ने एनसीबी से राब्ता किया और उनसे कहा कि मैं अपने बेटे से मिलना चाहता हूँ। बट एनीवेज, अभी हमें ज्वाइन किया है सीनियर जर्नलिस्ट, फिल्म क्रिटिक ताहिर सरवर मीर साहब ने। मीर साहब, आपका बहुत शुक्रिया सर। फरमाइएगा, एक तो ये वाकया शाहरुख खान के बेटे वाला आर्यन खान की, वो इस वक्त एनसीबी की हिरासत में है, आपको क्या लगता है कि शाहरुख खान की जो आने वाली मूवीज हैं वो किस हद तक असरअंदाज होंगी इस मामले की वजह से? फिर आपसे अगली डिस्कशन भी करते हैं सर। देखिए, शाहरुख खान की 30-32 साल जो जिंदगी है वो हमारे सामने है, और उसमें तो उनका कभी ना कोई स्कैंडल आया है, और ड्रग्स की बात तो दूर, वो इस तरह की पार्टीज में भी जाना पसंद नहीं करते थे, और सीधा सीधा उन्होंने शोबिज और बॉलीवुड किया है। जहां आर्यन खान का है उसमें अब इंडिया की एक, आपको पता कि बहुत ज्यादा आबादी है, 1 अरब 30 करोड़ से ज्यादा आबादी है, उसमें एक बच्चा आर्यन खान भी है। और ये तो बता रहा है मीडिया कि 87% जो वहाँ लोग हैं, यानी 4 करोड़ लोग जो या ड्रग इस्तेमाल करते हैं, उनमें 87% जो लोग हैं वो 16 से 35 साल की उनकी उम्र है। और आर्यन खान का भी अभी जो मामला है वो थोड़ा कंफ्यूज है, क्लियर मामला नहीं है, क्योंकि ये सियासी मामला भी है। भारतीय जनता पार्टी जिसकी हुकूमत है इस वक्त इंडिया में, वो एक अरसा से सियासी खड़ा करना चाहता है जिसमें बॉलीवुड है, और पिछले 1 साल से बॉलीवुड में चूंकि कांग्रेस आई से सियासी तौर पर वाबस्ता लोग ज्यादा हैं, भारतीय जनता पार्टी को वो पॉलिटिकली फेवर नहीं करते, ना उनके उस तरह से नजरियात, उससे सियासी नजरियात उनसे मिलते हैं। तो भारत सरकार जो जनता पार्टी जो है इस वक्त भारत में, वो उसका ये टारगेट है, और पिछले 1 साल में उसको टारगेट किया जब सुशांत की खुदकुशी का मामला सामने आया था, तो उसमें ये बात की कि भारत सरकार या भारतीय जनता पार्टी इसको टारगेट कर रही है बॉलीवुड को। और अगर
ये कहा जाए, मैं तो बहुत दफा बम्बई गया हूँ और मैंने ये तासर नोट किया है वहाँ बम्बई में और इंडिया में कि वहाँ कहीं ना कहीं मुसलमानों से वो एक दर्जा शहरी है और उनको जेर किया जाता है। ये मैं खुद से अपने आप से इल्जाम नहीं लगा रहा और मैंने कभी बात की भी नहीं है भारत के हवाले से, लेकिन ये फैक्ट्स हैं कि शबाना आजमी वहाँ की दूसरी तीसरी जनरेशन है जो फिल्म से और भारत के इंटेलेक्चुअल फैमिलीज को और एलीट को रिप्रेजेंट करती हैं। उनके वालिद भी फिल्म इंडस्ट्री से, शफी आजमी, तो बम्बई में प्रॉपर्टी खरीदते हुए रोका गया कि ये इनका ताल्लुक जो है वो मुसलमान घराने से है। तो ये फैक्टर भी है। अभी अदालत से ये साबित नहीं हुआ कि वाकई ये तो बात ठीक है कि क्रूज पार्टी में आर्यन खान जो है ब्रांड एम्बेसडर बनकर गए थे, लेकिन ये अभी नहीं हुआ कि उनके पास से ड्रग्स बरामद हुई हैं या उन्होंने इस्तेमाल की है। अच्छा मीर साहब, अगर हम देखें सुनील दत्त साहब का जो मामला आया था, एक मजबूत असाब के मालिक थे, लेकिन संजय दत्त साहब ने जो ड्रग्स में इन्वॉल्व हुए तो उसको तोड़ के रख दिया था। सुनील दत्त साहब की फिल्म करियर तो उस वक्त काफ़ी ख़त्म भी हो चुका था, लेकिन पॉलिटिकल लिहाज से वो बड़े स्ट्रॉन्ग थे। तो अब आप देखते हैं कि शाहरुख खान साहब को एज़ कम्पेयर टू सुनील दत्त तो कितना मुतासर हुआ उनका करियर, या उनका जो उनके जो रवाबित हैं वो कितने मुतासर होंगे इंडस्ट्री में? देखिए, ये जो मामला है इसको एक ताना तो समझा जाता है और एक जुर्म भी है, क्राइम भी समझा जाता है इंडियन लॉ के मुताबिक, जैसे दुनिया के दूसरे ममालिक पे है, लेकिन ये एक फैशन भी है। और आपकी अगर मैं तवज्जो दिलवाऊं, ये 2 केसेस ऐसे हुए हैं इंडिया में जिनके साथ ड्रग को जोड़ा गया, एक तो संजय दत्त और एक फरदीन खान। फरदीन खान का करियर मुतासर हुआ था, वो इतने पॉपुलर, इतने बड़े आर्टिस्ट भी रजिस्टर नहीं हुए थे पब्लिक में, लेकिन संजय दत्त का जो मामला है वो तो उनको उसके बाद ज्यादा प्यार मिला है। शायद उससे पहले जब वो ड्रग और नाजायज असलाह का जो केस था, उसके बाद संजय दत्त को ज्यादा देखने वालों की तरफ से प्यार मिला है। बिल्कुल ठीक आप फरमा रहे हैं मीर साहब। यहाँ पर जिस तरह से संजय दत्त की लाइफ पर फिर उसके बाद एक मूवी भी बनी संजू, अगर आपने भी देखी होगी तो वो जस्टिस ने भी देखी थी, वो बहुत ज़्यादा उसमें इमोशनल सीन भी थे और ऐसे लगा था उनको ड्रग्स के इस धंधे में ट्रैप भी किया गया है। तो वाकई उसके बाद लोगों की हमदर्दियाँ बहुत हद तक उनके साथ हो गई थी। अभी जिस तरह से आप कह रहे हैं, ये वाकई ही कल मैं भी पढ़ रही थी कि इस तमाम तर मामले से बॉलीवुड को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और आप भी यही कह रहे हैं कि बीजेपी हुकूमत जो है वो बॉलीवुड को टारगेट कर रही है। सर, ये टारगेट करने की आपको रीजन कोई समझ आती है कि क्या रीजन क्या हो सकती है? वो एक रीजन तो मेरे ख्याल में वही बात हो रही है ना, कांग्रेस वाली कि उनका रुझान जो है वो एंटी बीजेपी है। और भी वजूहात होगी जरूर है, मतलब उसमें। जी सर, ये जिस तरह से राउत साहब कह रहे हैं और मैं भी अर्ज कर रहा हूँ कि जो बीजेपी सरकार है उसका सियासत ही जो वो है अग्रेसिव है और एंटी पाकिस्तान है और कहीं एंटी मुसलमान भी है। और ये सारी चीजें जोड़ें और फिर इंडिया में जो बॉलीवुड है उसकी एक कांग्रेस आई के साथ बॉलीवुड की बहुत लंबी चौड़ी, बहुत सारे जो एक्टर्स हैं उन्होंने उनकी टिकटों पे इलेक्शन भी लड़े हैं कांग्रेस आई की, और ये सारी चीजें जोड़ के जो एक सूरत बनती है वो उसको अब इंडिया में कहा भी जा रहा है और ये पहले भी कहा गया है कि बीजेपी सरकार ठीक है। को फतह कर मीर साहब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अभी शो में वक्त होगा, एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे इसी मौजू के साथ। ताहिर सरवर मीर साहब ही शो में हमारे साथ मौजूद होंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से शो में आपको खुशामदीद कहेंगे। व्यूअर्स, हम गुफ्तगू कर रहे हैं 3 अक्टूबर को बॉलीवुड के स्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को मनशियात रखने, इस्तेमाल करने और बेचने के इल्ज़ाम में एनसीबी ने अपनी हिरासत में लिया। इस वक्त इन्वेस्टिगेशंस का भी सिलसिला जारी है। ताहिर सरवर मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मीर साहब, इस केस के हवाले से जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स अभी सामने आ रही हैं, आज की जो स्टोरी है वो ये है कि कांग्रेस की जानिब से ये इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि एनसीबी के जिन एहलकारों ने आर्यन
आर्यन खान को गिरफ्तार किया है वो एनसीबी के एहलकार हैं ही नहीं, उनका ताल्लुक बीजेपी से है। सर क्या कहेंगे आप? ताहिर साहब की आवाज़ में खल में बीच बिल्कुल में कट रही है, अभी ब्रेक हो नहीं रही आ है। पा रही। जितनी देर में वो आते हैं उतनी देर में हम बात करते हैं। ये ठीक, ताहिर साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? मीर साहब से हम अच्छा, दोबारा राब्ता ठीक है। करने की तो कोशिश ये एक करते और हैं। मतलब खबर आ गई, कंट्रोवर्सी है अभी तक। कंट्रोवर्सी है कि वो कह रहे हैं कि एनसीबी के खुद लोग कह रहे हैं कि जिन लोगों ने नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड ने उनको गिरफ्तार किया आर्यन खान को, उनका ताल्लुक है ही नहीं नारकोटिक्स बोर्ड से, बल्कि वो बीजेपी के कारकुन हैं। उनकी तस्वीरें भी उन्होंने लगा दी हैं। बिल्कुल, कुछ तस्वीरें जो हैं वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब के साथ भी, और ये कहा जा रहा है कि बीजेपी के किसी विंग के प्रेसिडेंट भी हैं इनमें से कुछ लोग। तो इस हवाले से ऑब्वियसली अब जैसे जैसे ये स्टोरी डेवलप होगी और बड़ा हो मजीद जाता है, ये डिटेल स्कैंडल और सामने बड़ा हो आएंगे। जाता है, और ख़ास तौर पे ये हो जाता है कि फिर बीजेपी ने टारगेट किया बाकायदा, जैसे उनके कारकुनों ने टारगेट किया हुआ शाहरुख खान को पहले भी काफ़ी अर्सा से। जैसे इकबाल खुर्शीद भी हमें थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि उसकी फिल्म आने से पहले उसके स्कैंडल इतने ज़्यादा बढ़ा दिए गए। ताहिर सरवर अस्सलाम वालेकुम दोबारा। मैं अर्ज कर रहा था कि ये अगर बात आपने सुनी है, स्टार्स और मेगा स्टार्स को स्टेट से भी ब्लैकमेल किया, ये भी शिकायत रही है पास्ट में। जैसे 70 की दहाई में खुद कांग्रेस आई की हुकूमत पर ये इल्जाम लगाया गया था कि किशोर कुमार को उन्होंने बैन कर दिया आवाज़ में ऑल इंडिया। तो फिर मोहम्मद रफी ने वो पाबंदी उठवाई थी किशोर कुमार से, और अभी ये थोड़ी पहले अभी ये चल रहा है। जी जी ताहिर, बिल्कुल आपकी आवाज़ आ रही है, बोलिएगा। अभी जावेद अख्तर साहब को कहा गया बीजेपी की एलीट कि अगर वो हाथ जोड़कर अपनी वो स्टेटमेंट वापस नहीं लेते जिसमें उन्होंने कहा है कि आरएसएस, आई गेस कोई ऑडियो का प्रॉब्लम है, हम दोबारा राब्ता करने की कोशिश करते हैं मीर साहब से। पर जिस तरह से हम जिक्र करें, ये कंट्रोवर्सी दोबारा से सामने आ रही है, और एक और डेवलपमेंट है इस केस में। ऑब्वियसली अब जैसे जैसे दिन गुजरेगा और मज़ीद डिटेल्स जो हैं वो मंजर आम पर आएंगी, बट ये बड़ी अजीब बात है कि बीजेपी के जो कारिंदे हैं वो जाकर रेड करते हैं और वहाँ से इन लोगों को गिरफ्तार करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, इनको इख्तियार किसने ये दिया ना? एनसीबी का इख्तियार है, तो बीजेपी के इन कारिंदों को किसने इख्तियार दिया? हाँ। तो अब इस पर बहुत से सवालात जो हैं वो खड़े होते हैं। हरमीत को लें ज़रा। हरमीत, ये आपने देखा कि ये खबर जो है हमारे पास कि जिन लोगों ने गिरफ्तार किया आर्यन खान को, उनका नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो से ताल्लुक ही नहीं है, बल्कि वो बीजेपी के कारकुन थे, और जिन्होंने गिरफ्तार किया उनकी मोदी के साथ तस्वीरें भी उन्होंने शेयर की हुई हैं कांग्रेस आई वालों ने। तो ज़रा इस हवाले से भी फरमाइए कि इस हद तक जा सकती है। इस वक्त अगर हम भारत की बात करें ना, भारत की, तो भारत में आरएसएस जो एक इदारा है जिसमें मोदी साहब पले बड़े, और अब वहाँ पे जो मामलात है, जो इंतज़ामात है, आपने वहाँ पे देखा होगा जब नेशनलिटी के हवाले से मामलात आए थे तो सारा सिस्टम बीजेपी के गुंडों के पास था। उसके बाद ये गुज़िश्ता हफ्ते मेरे ख्याल में ये बुध का वाक़या है, गुज़िश्ता बुध का वाक़या मुझे जो है, जिसमें एक रियासत का एक मिनिस्टर जो है वो बीजेपी का मिनिस्टर ही है, उत्तर प्रदेश का, वो ही इन्वॉल्व है कि उसने जो बिल्कुल वो हम देखते हैं किसानों से जिस तरह ज़मीनें छीनी जा रही हैं, क्योंकि उनके पास, उनको ये पता है कि सिखों के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन पड़ा है और वो है ज़मीनें। क्योंकि वो किसान अगर ज़मीन का सीना चीरता है तो जो गंदम उगाता है, जो अनाज उगाता है, वो पूरा भारत खाता है। अब उनकी ज़मीनों पर कब्जा कैसे करना है, क्योंकि यही सबसे बड़ा मसला जो है मोदी सरकार को ये है कि अगर हम सिखों से ज़मीनें छीन लेंगे, किसान से ज़मीनें छीन लेंगे, कारोबारी तबका है जिनसे मोदी साहब को उन्होंने नवाजा है, तो उनको कैसे नवाजा जाए। ये सारा सिस्टम जो है बीजेपी के कारकुनों के जरिए किया जाता है। और आपने जिस तरह बात की कि शाहरुख खान के बेटे को, कथा कलामी की कोई शक नहीं है कि भारतीय स्टार जो है बीजेपी के आने के बाद वो काफी। इस वक्त ताहिर सरवर मीर साहब ने हमें दोबारा ज्वाइन किया है। मीर साहब ने हमें दोबारा ज्वाइन किया है, जरा उनको भी शामिल गुफ्तगू कर लें, उनके पास जावेद अख्तर की। जावेद अख्तर, अच्छा, मुझे यहाँ पे एक सवाल करने थे मीर साहब से, अगर जी 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 करें बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
गो अहेड। अच्छा मीर साहब, हमने देखा है कि बॉलीवुड में बात की जाए स्टार्स के बेटों के हवाले से या उनके ड्रग्स की जो सिस्टम है बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर हमने देखा है कि जो भी स्टार, क्योंकि एक बहुत बड़े स्टार का बेटा है आर्यन खान की अगर हम बात करें तो इनके करियर के हवाले से काफी लोगों को इंतजार था, लेकिन हमने देखा कि बॉलीवुड के दीगर, जैसे आपको याद होगा आदित्य पंचोली के बेटे सूरज पंचोली पर जिया खान का केस के हवाले से जब मामलात आए तो उसकी फिल्म भी बड़ी फ्लॉप हुई, उसके बाद वो कंट्रोवर्शियल हुए, ऐसे कई स्टार के बेटे फ्लॉप हुए हैं। तो आपको क्या लगता है, शुरुआत थी, करियर था और अचानक ये मामला हुआ, तो आर्यन खान के करियर को कैसे देखते हैं आप? आर्यन खान वालिद हैं शाहरुख खान, वो तो इस उम्र में काम दिखा चुके थे। आर्यन खान जरा थोड़े उस तरह से सुस्त और लेजी वाकया हुए हैं 23 साल, और फिर जिस तरह से उनके वालिद और वालिदा भी फिल्म में एक्टिव हैं और बहुत बड़ा स्टेचर है और ब्रांड है, आर्यन खान को अभी तक उसकी शुरुआत कर लेनी चाहिए थी और उनकी कामयाबियों की अभी इब्तिदा हो जानी चाहिए थी। और वैसे तो उन्होंने, आपको पता ही है कि द लायन किंग में आवाज दी थी अपनी, और करण जौहर की फिल्म से चाइल्ड स्टार के तौर पर उन्होंने अपने करियर का आगाज कर लिया था, लेकिन अब उनकी तरबियत भी की गई है, उनको फिल्म पढ़ाई भी गई है, फिल्म प्रोडक्शन भी, लेकिन आर्यन खान का इंटरेस्ट मैं नहीं समझता उस लेवल का है जिस तरह से खुद शाहरुख खान ने किया या दूसरे बड़े आर्टिस्ट इस 23 साल की उम्र में दिखा देते हैं। ठीक है मीर साहब, ऐसा भी मीर साहब साथ ही मौजूद रहिएगा, हमारे पास एक एक्सक्लूसिव ऑडियो, इसके इस नुमाइंदे की गुफ्तगू भी आपने सुनी और ये कंट्रोवर्सी इस हवाले से हम पहले भी डिस्कशन कर रहे थे। मीर साहब से ही जानेंगे। मीर साहब, ये ऑडियो यकीनन आपने भी सुनी होगी और ये कहा जा रहा है कि कंट्रोवर्सी आज सुबह से ही सामने आ रही है कि जो एनसीबी के जिन कारिंदों ने गिरफ्तार किया है आर्यन खान को, वो एनसीबी के नहीं है और एनसीबी खुद भी उनसे लाताल्लुकी का इजहार कर चुका है। कहा जा रहा है मुबैना तौर पर ये बीजेपी के कारकुन थे। मीडिया में बहुत प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि समीर खान वान खेड़े जो है वो जोनल डायरेक्टर जो है वो बहुत ऑनेस्ट है, वो किसी को छोड़ते नहीं है, और दूसरी तरफ उस ऑपरेशन में जो उस क्रूज पार्टी में किया गया है उसमें सफल हुई है और बीजेपी से उनका ताल्लुक भी जोड़ा जा रहा है। तो ये एक प्लान, आप देखिएगा कि कुछ दिनों में ये सूरत हाल वाज़िया हो जाएगी कि ये एक प्लान ऑपरेशन था जो बॉलीवुड और ख़ास तौर पे टारगेट किया गया है शाहरुख खान को। और देखिए इसमें ऐसा भी हो सकता, ऐसा भी मुमकिन है कि जिस तरह से वहाँ इंडिया में और पूरी दुनिया में यहाँ केसेस हैं कि ड्रग्स जो हैं वो बच्चे यूज करते हैं, और ख़ासतौर पे ये वाकयात सामने आए हैं इंग्लिश मीडियम स्कूलों के हवाले से। आर्यन कसूरवार हो, लेकिन ज्यादा सर यही लग रहा है कि शाहरुख खान को जैसा कि मैंने किया कि इंडिया में ये टेंडेंसी मौजूद है कि हाई प्रोफाइल आर्टिस्टों को स्टेट की तरफ से ब्लैकमेल किया जाता रहा है, और ये कांग्रेस आई की हुकूमत में भी 70 की दहाई में बीजेपी की हुकूमत तो इस सिलसिले में बदनाम है, और ये भी एक रहा है। मैं हमीद साहब से इजाजत लेते हैं। थैंक यू, बहुत मेहरबानी सर आपका। ये जो गुफ्तगू हुई सारी हमारी शाहरुख खान के हवाले से, मतलब इस हवाले से हम ये देख रहे हैं, जो हमारे पास वीडियो भी अभी थोड़ी देर पहले हमने दिखाई ऑडियो के साथ, वहाँ से यही अंदाज़ा हो रहा है कि कांग्रेस के लोग, कोई छोटा मोटा आदमी इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, कांग्रेस के लोग बाकायदा पिक्टोरियल सबूत के साथ वो ये बता रहे हैं कि ये जिस बंदे ने गिरफ्तार किया और घसीट जो पकड़ के लेके जा रहा है वो बीजेपी का कारकुन है। तो यहाँ पे खास तौर पे तारिक अमीर भी और उससे पहले इकबाल खुर्शीद भी हमारे साथ मौजूद थे। वो ये बात कर रहे थे कि ये टारगेटेड है ख़ास तौर पे ऐसे में कि शाहरुख खान का मुसलमान होना, अगर वो मुसलमान ना होता तो शायद ऐसी सूरत हाल ना होती। उससे पहले हरमीत ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की थी। हरमीत जो कह रहे थे कि जैसे अक़लियतों सारों के साथ इस तरह का सलूक हो रहा है जैसे किसानों के साथ हो रहा है। तो हरमीत आप अपनी बात जारी रखिएगा, जो आप बात कर रहे थे कि इंडिया में किसानों के साथ सब जिस तरह, एक तो ड्रग्स की बात उन्होंने जिस तरह की ना, मैं जनवरी के महीने में मैंने एक रिपोर्ट बनाई थी और वो काफ़ी वायरल भी हुई थी, जिसमें मैंने जिक्र किया था, बल्कि मेरे पास सारे सबूत थे, उसमें मैंने शो भी किए थे। तो उसमें ये हुआ था कि जो गोवा का DIG था
उसमें बीजेपी के कुछ जो वजीर थे या मिनिस्टर थे, वो ड्रग्स में ही बिजनेस, ड्रग्स का जो बहुत बड़ा नेटवर्क है उसके वो सरबराह थे। जब वो दिल्ली वापस आई, ये डीआईजी जब दिल्ली पहुंचे, इसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी मोदी सरकार के खिलाफ और अचानक इनकी डेथ हो जाती है। तो वो डेथ का जो मामला अभी तक वो हल नहीं हुआ है। ड्रग्स के केसेस में बीजेपी खुलेआम इन्वॉल्व है। फिर दूसरी बात जो कि है, किसानों का ये सबसे बड़ा मसला चल रहा है। आप देखें कि कैसे 6-7 जो बिल्कुल वो बड़े पुरअमन तरीके से एहतजाज कर रहे थे, और जो मिनिस्टर का बेटा है वो अपनी जीप लेके आता है, और 6-7 जिसमें मेरे ख्याल में 19 और 21 और 22-23 साल के नौजवान थे, 65 साल का एक बुजुर्ग भी था, उनको बड़ी बेदर्दी से कुचल दिया। तो ये जो मामला है वहां पे सिर्फ मुसलमान को नहीं देखा जा रहा है, बल्कि सिख को भी टारगेट किया जा रहा है, यानी कि वहां पर अक़लियतों को बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये आपका मामला नहीं, ये बहुत पुराना मामला है कि वहां पर इंडिया में अक़लियतों को टारगेट किया जाता है। बट इस हवाले से सिचुएशन आइंदा चंद रोज में क्लियर हो जाएगी। अभी हम शो में मिल करेंगे, एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से शो में आपको खुशामदीद कहेंगे। व्यूअर्स, लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरने वाले पाकिस्तान के नामवर कॉमेडियन उमर शरीफ साहब को गुज़िश्ता रोज़ आहों और सिसकियों के साथ हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी के मज़ार के अहाते में सुपुर्द खाक कर दिया गया, और इस मौके पर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतज़ाम किए गए थे। पाकिस्तान के हर मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने उनके नमाज जनाजा में शिरकत की, और उनकी रहलत से ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में मज़ाक़ का एक अहद तमाम हो चुका है। उनको बहुत ट्रिब्यूट पेश किया गया। जितने आर्टिस्ट वहाँ पे मौजूद थे, जिनके वहाँ पे इंटरव्यू साथ में चले, उन्होंने बताया कि कितने बड़े वो लेजेंड अदाकार थे। काशिफ खान कहने लगे कि उनको लेजेंड कहना भी एक ज्यादती है, क्योंकि वो लेजेंड बनाने वाले फनकार थे। ऐसे फनकार थे जिन्होंने लेजेंड बनाया अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे, जिनमें काशिफ खान भी एक शामिल है। बेशुमार कमेडियन हैं जिनको उन्होंने अपने साए तले परवान चढ़ाया, उनकी तरबियत की और उनको बड़ा बनाया। तो ये आप देख सकते हैं अपने मनाजिर किस तरीके से उनकी तदफीन से पहले उनको फूलों की चादरें चढ़ाई जा रही हैं। बिल्कुल। हरमीत का रुख कर लेते हैं। हरमीत, हमारे पास 30 सेकंड्स हैं, जरा फटाफट से अपना कमेंट दीजिएगा। जी बिल्कुल। मैं यही समझता हूँ कि वो खुद एक इंस्टीट्यूट था, कई लोगों को उन्होंने जन्म दिया, लेजेंड उन्होंने लोगों को बनाया। लेकिन साथ साथ मैं ये कहूँगा कि कुछ चीज़ें थोड़ी सी हमें जाननी होंगी। 2017 में के बाद, उस हादसे के बाद, वो शदीद अंदर से वो ज़ाहिरी बात है, उनकी एक बेटी जब वो लॉस कर गए तो उसके बाद वो तकलीफ़ में मुब्तला थे। और सबसे बड़ी बात ये होती, मैं गुजारिश करूँगा कि अगर कोई हुकूमती अरकान सुन रहे हैं तो ये फवाद इम्तियाज़ नामी डॉक्टर जो है, जिसने गलत ऑपरेशन तरीके से किया था और उसके हवाले से कोई पर्चे भी थे, FIA में भी दरख्वास्त थी, लेकिन उसको जब सज़ा नहीं हुई तो उमर शरीफ साहब को यही भी दुख लाहक था। और यही होता है, तकलीफ़ होती है, और बेटी की तकलीफ़ जो है वो बर्दाश्त ना कर पाए, और उसमें उसके बाद वो तवील अरसे तक कलील हुई। लेकिन हाँ, ये बात है कि एक अजीम इंसान, एक अजीम कॉमेडियन इंडस्ट्री के एक बहुत बड़ा सरमाया जो है हम लॉस कर चुके हैं। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए, और उनकी जो फैमिली है, हमारी दुआएं उनकी फैमिली के साथ भी हैं। बिल्कुल। अगली स्टोरी की तरफ आते हैं जनाब, और अगली स्टोरी ये है कि गुज़श्ता रोज़ पंजाब हुकूमत के तर्जुमान, पंजाब के वज़ीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान साहब को तीसरी बार इस ओहदे से हटा दिया गया है। और देखा गया कि गुज़श्ता 3 सालों से, जब से तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, 7वीं बार इस ओहदे पर तब्दीली की गई है। मुख्तलिफ नाम इस ओहदे पर आते रहे हैं। फयाजुल हसन चौहान साहब के हवाले से अभी कोई एग्जैक्ट डिटेल्स और रीज़न सामने नहीं आ रहे, लेकिन ये खुद भी लाइल्म थे कि इनको इस ओहदे से हटा दिया गया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे जिस दौरान इनको ये इत्तला मिली कि इनको इस ओहदे से हटा दिया गया है। हसन खावर साहब अब इस ओहदे को संभालेंगे और इस ओहदे पर मजीद जिम्मेदारियां जो हैं उनको पूरा करेंगे। अब वो जब से बुज़दार साहब की हुकूमत चली है, उस वक्त से देखा जाए कितने IGs तब्दील हुए हैं, कितने चीफ सेक्रेटरीज तब्दील हुए हैं, कितने ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी में उखाड़ पिछाड़ हुई है, कितने ज़्यादा लोगों को इधर से उधर फेंका गया है। और साथ ही फिर ये पता नहीं क्यों उनको सेटिस्फैक्शन नहीं हो रही कि कोई भी वज़ीर इत्तलात उनका जो है वो उनके मयार पे पूरा नहीं होता। अच्छा, जब इन्होंने ओहदा संभाला था तो बहुत से लोगों को, अपने मातहत लोगों को इन्होंने भी फारिग कर दिया था। हरमीत का रुख करेंगे। हरमीत, 30 सेकंड्स में अपना कमेंट दीजिएगा। मैं यही कहूँगा कि तब्दीली का नारा लगाते लगाते सिर्फ बुज़दार साहब और चेयरमैन नेब के अलावा सारे तब्दील होते गए, लेकिन समझ नहीं आ रही कि बुज़दार साहब इस सिस्टम को, चौहान साहब की बात करें तो
ये मुसलसल वो उनको खबर भी नहीं होती और खबर आ जाती कि भैया आप तो फारिग हो गए। तो ये जो मामलात है किसी की समझ से वो बालातर हैं, आईजीज की जिस तरह रूस साहब ने बात की, सेक्रेटरीज की बात की, तो अभी तक बिल्कुल। उसी तरह वो नहीं कर पा रहे जो एडमिनिस्ट्रेशन पे अपना वो ठीक हो गया, ठीक ठीक ठीक, बिल्कुल। हरनीत का भी हमने इस हवाले से कमेंट ले लिया। व्यूअर्स, उसी के साथ ही हमारा आज का शो शाम को पहुंचा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।